हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आकस्मिक होने वाले वंशागत परिवर्तन जो जाति में प्रजनन के बाद भी रहते हैं कहलाते हैं। पहला है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, दूसरा है प्राकृतिक चयन, तीसरा है वंशागति के सिद्धांत, चौथा है उत्परिवर्तन। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि जो यहाँ पे परिभाषा दे रखी है वो किसके लिए है। आकस्मिक होने वाले वंशागत परिवर्तन जो जाति में प्रजनन के बाद भी रहते हैं, तो ये किसकी परिभाषा, ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि वंशागति क्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वंशागति की, तो ऐसे लक्षण या कह सकते हैं लक्षणों का जो है माता एवं पिता, माता और पिता से जो है संतान यानी कि बच्चों में पहुंचना ही जो है यहाँ पे वंशागति कहलाती है। और जीन जो होते हैं वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले विकल्प की, तो पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में यह है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो अगर हम यहाँ पे पहले विकल्प की बात करें तो ये जो है दिया गया था लेमार्क के द्वारा। अगर हम ए विकल्प की बात करें तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है यहाँ पे हमें कथन दे रखा है, ये दिया गया था लेमार्क के द्वारा। लेमार्क का कहना था कि एक जीव जो होती है अपनी संतान की उन शारीरिक विशेषताओं को जो है पार कर सकता है, जिन्हें मूल जीव ने कह सकते हैं अपने जीवन काल में उपयोग या अनुपयोग के दौरान जो है हासिल किया होगा। और इस विचार को ही जो है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति कहा गया। जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि जिराफ की लंबी गर्दन और ऊंची एड़ी का जो है उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया था। उनका कहना था जो यहाँ पे जिराफ की लंबी गर्दन है वो क्या है, कब हुई, जब उसे पेड़ की जो है पत्तियों को खाना था तो उसका उपयोग करता गया और लंबा होता गया। और उसका यही कहना था कि ये जो यहाँ पे विशेषता है वो अपने जो है आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाता जाएगा, ऐसा उसका कहना था जो लेमार्क थे। तो यहाँ पे जो है बाद में ये क्या हो गया था, गलत जो है सिद्ध हुआ था, क्योंकि ऐसा नहीं होता है अन्य वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें दूसरे जो विकल्प की, तो दूसरा जो विकल्प दे रखा है हमारे वो है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन जो था वो चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है दिया गया था। और प्राकृतिक चयन की अवधारणा पहले जो है चार्ल्स डार्विन ने 1809 से लेकर यहाँ पे हम कह सकते हैं उनका जन्म 1882 तक यहाँ पे तैयार की गई थी। और इसे जो है विकासवादी जीव विज्ञान में काफी महत्व माना जाता है। और प्राकृतिक चयन तब काम करता है जब व्यक्ति जो है वंशानुगत लक्षणों में भिन्न होते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो है
वंश के सापेक्ष योगदान में अंतर पैदा करते हैं, ऐसा जो है चार्ल्स डार्विन का कहना था। तो यहाँ पे ये जो है विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें परिभाषा दे रखा है वो इसके लिए नहीं है। और पहला भी जो है हमने देखा कि गलत हो जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो होती है वो वंशागत नहीं हो सकती है, यानी कि एक पीढ़ी से जो है दूसरे पीढ़ी नहीं जा सकती है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि आकस्मिक होने वाले वंशागत परिवर्तन जो जाति में प्रजनन के बाद भी रहते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनमें ऐसा नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर हम तीसरे विकल्प की बात करें, तीसरा जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में, वंशागति के सिद्धांत की बात करते हैं, तो यह जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो है गुणसूत्र, इसके अनुसार जो है गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जीन्स कह सकते हैं। और यह गुणसूत्र ही है जो विसंयोजित और स्वतंत्र रूप से व्यूहित होकर जो है एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषा दे रखा है पुनः यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर डी में बात करें, डी जो दे रखा है उत्परिवर्तन। तो अगर हम बात करें उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन की बात करते हैं तो उत्परिवर्तन में क्या होता है? किसी जीव में जो है, क्यों यहाँ पे होता है, किसी जीव में जो है, और कह सकते हैं किसी जीव के लक्षणों में जो है अचानक या कह सकते हैं आकस्मिक होने वाले जो हैं, होने वाले वंशागत परिवर्तन को ही जो है कहा जाता है उत्परिवर्तन। और ये जो वंशागत परिवर्तन होते हैं जाति में प्रजनन के बाद भी रहते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से जो है दूसरे पीढ़ी में जाएगा, यानी कि माता पिता से जो है कहाँ जाएगा? अपने संतानों में। उसके बाद उत्परिवर्तन जो होता है वो कायिक, साथ ही साथ जनन कोशिकाओं दोनों में हो सकता है। दोनों में जो है क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कायिक कोशिकाओं में होने वाला जो उत्परिवर्तन होता है जीवों की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन जनन कोशिकाओं में होने वाला जो उत्परिवर्तन होता है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, यानी कि माता पिता से जो है संतान में जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका में। जनन कोशिका में जो है यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु हो सकते हैं, और शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं यहाँ पे वो कायिक कोशिका में आते हैं। यहाँ पे किसे छोड़कर? यहाँ पे शुक्राणु कोशिका, और साथ ही साथ यहाँ पे अंडाणु को छोड़कर जो हमारे शरीर में पूरे जितने सारे भी कोशिकाएं होती है वो क्या होती हैं? कायिक कोशिका होते। तो ये क्या होता है? यहाँ पे हमने देखा कायिक कोशिकाओं में अगर उत्परिवर्तन होता है तो खत्म हो जाता है जब मृत्यु हो जाती है, लेकिन जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन हुआ तो अगले पीढ़ी में भी वो चली जाती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का हमारे उत्तर क्या हो जाएगा? हमने देखा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आकस्मिक यानी कि अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन जो जाति में प्रजनन के बाद भी रहते हैं वो उत्परिवर्तन कहलाते हैं। दिए गए प्रश्न का उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।